हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल पे स्वागत है। एक्चुअली थोड़ा थ्रॉट में दिक्कत है बोलने में, तो इस वजह से वीडियो लेट दे रही हूँ। ये हम आज जीबी शॉ का ही हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। द रिमेनिंग फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू एमसीक्यू जो पीबी शॉ हैं, जो बर्नार्ड शॉ हैं, उनकी द आर्म्स एंड हिज आर्म्स एंड द मैन जो वर्क है, उसी से रिलेटेड हम और भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ करेंगे आज की स्लाइड में। तो आप सभी लोग इसको एंड तक देखिएगा प्लीज़। थ्रॉट के पेन की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू सेंड दिस इन द वीडियो को मैं नहीं अपलोड कर पाई कल। तो देखते हैं, अगर थ्रॉट में अगर सपोज़ ये वीडियो मैं आज दे रही हूँ, अगर एक दिन नहीं आएगी सो डोंट वरी, मैं आपको लगातार दूंगी। थोड़ा थ्रॉट की वजह से हो सकता है डिले हो जाए। तो आप लोग जो भी हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी अपने सेक्शन में फीडबैक देते रहे। एंड यस, कैसा लग रहा है जिन्होंने करा है, थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट पीपल कॉल लव इज इम्पॉसिबल एक्सेप्ट एज अ जोक एंड इवन देन वन ऑफ द टू इज श्योर to turn serious between two strangers meeting accidentally in an inn or in a forest path. Whose comment is this? एक्चुअली क्वेश्चन है कि ये किसने कमेंट किया है कि व्हाट पीपल कॉल लव, लोग लव किसको कहते हैं, वो सारा इम्पॉसिबल एक्सपेक्ट, मतलब हमको जो कभी हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, एक मजाक की तरीके से। और ये कह सकते हैं कि जिसमें दो लोग सीरियस हो जाए, दो अलग स्ट्रेंजर्स हैं जो एक्सीडेंटली क्या हो, कभी किसी परिस्थिति में मिल जाए या किसी जो फॉरेस्ट जंगल का रास्ता है उसमें मिल जाए, तो वो परिभाषा बताई गई है लव की। तो ये कमेंट एक्चुअली बर्नार्ड शॉ जी का है। किसका है? बर्नार्ड शॉ जी का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ideal love affair is one conducted by post. Who said कि जो आइडियल, जो आदर्श प्यार है, वो एक जो वो कहता है ना, इज वन कंडक्टेड बाय पोस्ट। यहाँ वन कंडक्टेड बाय पोस्ट का मतलब है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो बिल्कुल क्लियर है। मतलब कोई भी एक आदर्श प्यार जो होता है वो बिल्कुल क्लीन होता है, बिल्कुल क्लियर होता है। ये भी किसने बोला है? ये भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड वन आई एम डिस्कसिंग। शी कुड नॉट मैरी शॉ बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड. She drew up a contract setting forth the term on which she could live with him as his wife. However, the proposal did not mature. Who is the lady here? देखिए, कहा जाता है कि वो शी कुड नॉट, ये शी कौन है इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि वो बर्नार्ड शॉ जी से शादी नहीं कर पाई क्योंकि दे रहा है ना, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी। शी ड्रू अप अ कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग करी जिसमें उन्होंने ये माना कि मैं तुम्हारे साथ, लिखा है ना शी कुड लिव, दिस इज द लाइन, शी ड्रू अ कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग फोर्थ शी कुड लिव विद हिम एज हिज वाइफ। उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रखा कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मैं अपने पति को तो नहीं छोड़ सकती, मतलब वो अपने शादीशुदा है, लेकिन वो ये भी कहती हैं बर्नार्ड शॉ को कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैं तुम्हारे साथ जीवन भर तक रह सकती हूँ। लेकिन ये जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था जीबी शॉ के सामने, वो मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर का मतलब है कि वो फला फूला नहीं। तो कौन वो लेडी थी जो वो चाहती थी कि मैं बर्नार्ड शॉ के साथ जीवन भर रहूं? तो यस, शी वॉज एनी बेसेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉ मैरिड चार्लेट फ्रांसिस पेनी टाउनशेड. It was a perfect marriage from the Shavian viewpoint. It has no sexual basis. The couple had no children.
द मैरिज टुक प्लेस ऑन। कहते हैं कि शॉ बर्नार्ड जी ने चार्लेट फ्रांसिस पेयन टाउनशेंड से शादी करी और ये एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट मैरिज कहलाई जाती है यदि शेवियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लिखा है ना इसमें शेवियन व्यू पॉइंट अगर देखा जाए तो ये परफेक्ट मैरिज है। इसलिए है क्योंकि यहाँ सेक्सुअल बेसिस नहीं है एंड द जो कपल है वो बेबी मतलब बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। तो ये मैरिज कौन से सन में हुई थी? तो ये मैरिज हुई थी 1898, जून 1, 1898। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन। जस्ट अ मिनट, हाँ फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन है चार्लोट। चार्लोट कौन है? याद रखिएगा, चार्लोट भी अगर पूछ लिया जाए तो ये वाइफ है, किसकी है? बर्नार्ड शॉ की। चार्लोट डाइड इनकी मृत्यु कब हो जाती है? इनकी मृत्यु होती है 12 सितंबर 1943 में। नेक्स्ट है आई एजर्ट माई इंटेलेक्चुअल सुपियरिटी दैट इज ऑल हु सेड दिस। एजर्ट का मतलब यहाँ होता है दावा करना। कहते हैं ना मैं दावा करता हूँ, मैं दावा करना। तो दावा करना, तो वो कहते हैं आई एजर्ट माई इंटेलेक्चुअल सुपियरिटी। मैं दावा करता हूँ मेरी जो बुद्धिमता सुपियरिटी है, जो सुप्रीम है, परम है। दैट्स इज ऑल मतलब मेरे अंदर जो बुद्धिजीवी है वो ही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है। ये किसने कहा? तो यस, ये भी शॉ जी ने ही कहा। ये किसने कहा? शॉ जी ने कहा। जस्ट अ मिनट, शॉ जी ने कहा और ये वाला आंसर ये था 12 सितंबर 1943। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। ही हैड बीन अ पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट किसे कहते हैं? शांतिवादी, जो बिल्कुल शांति चाहता हो। ठीक है। He had been a pacifist. He believed that each one of us is a man of destiny, a servant of the life force, and the temple of the Holy Ghost. Holy Ghost कहते हैं पवित्र आत्मा को। यहाँ किया हुआ है एक होली गोस्ट। होली गोस्ट को हम बोलते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र गोस्ट आत्मा के लिए यहाँ कहा गया है, आत्मा। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि ही हैड बीन अ पैसिफिस्ट, वो बहुत ज़्यादा शांतिवादी है, रहा है, और वो ये मानते थे कि मैन कि ईच वन ऑफ अस, कि हम सभी इंसानों की एक मैन ऑफ डेस्टिनी होती है, एक इंसान का भाग्य होता है। अ सर्वेंट ऑफ द लाइफ फोर्स मतलब जीवन में जो संघर्ष है उसका वो एक नौकर होता है, और एक वो होली गोस्ट मतलब वो एक पवित्र आत्मा होती है। तो ये किसने कहा था? ये कथन भी शॉ का है। तो याद रखिएगा, बर्नार्ड शॉ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। इन ऑल माई प्लेस my economic studies have played as important a part as a knowledge of anatomy does is in the work of Michelangelo, who said एनाटॉमी का मतलब आप जानते होंगे, इसका मतलब होता है शरीर की रचना, स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर की रचना। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चर कह लो या शरीर की रचना कह लो। तो इन ऑल माई प्लेस, यह कहा जाता है कि मेरे सभी प्लेस में, मेरे सभी भी कामों में, माई इकोनॉमिक स्टडीज़, मेरी जो अर्थव्यवस्था की जो स्टडीज़ है, पढ़ाई है, हैव बीन प्लेड एज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज मतलब अर्थव्यवस्था पर मेरा सबसे ज़्यादा नॉलेज जो है उसका है इम्पॉर्टेंट है, मतलब मुख्य किरदार है। ऑफ एनाटॉमी डज द वर्क मिचेलिन मतलब वो पूरा स्ट्रक्चर उसी पे है, उस शरीर का संरचना बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से मिचेलेंजियो का वर्क रहा है। तो ये किसने कहा? ये भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आता है। माई प्लेज आर स्वी जेनरिस। स्वी जेनरिस का मतलब क्या होता है? स्वी जेनरिस का मतलब होता है
अपने आप में एक वर्ग, जैसे हम कहते हैं ना अपने आप में, भाई ये एक ही है, तो आप लिख लीजिएगा इसको, अपने आप में एक वर्ग, मतलब अपनी कैटेगरी का, भाई ये एक ही है। जैसे कहते हैं ना ये सब इस कैटेगरी का ये एक मुख्य है, तो अकेला पीस यही है जिसे कहते हैं, ठीक है। तो माई प्लेस ये देखिए है, माई प्लेस आर स्वी जेनरिस। स्वी जेनरिस का मतलब यहाँ मैंने आपको बताया अपने आप में एक वर्ग है। तो मेरे जितने भी प्लेस हैं वो सारे के सारे मेरे अपने आप में एक ही कैटेगरी में है। एंड टू कॉल दम ट्रेजेडीज, और उन सभी को मैं बोलता हूँ ट्रेजेडीज है, कॉमेडीज है, ट्रेजिक कॉमेडीज है या ड्रामाज है। इज लाइक सेइंग दैट, ये कह सकता हूँ कि आई एम अ कोशियन। कोशिएशन एक व्यक्ति रहे हैं, उनकी बात है, ये एक वो थे, ठीक है ना, तो उनकी तरह है। तो ये किसने कहा? यस, ये भी सॉ ने कहा, ठीक है। सॉ क्लेम्ड दैट ही रोट इन द ट्रेडिशन ऑफ। सॉ ने ये चीज क्लेम करी है, दावा किया है कि उन्होंने जो भी चीजें लिखी है वो किस परंपरा के अंतर्गत लिखी है। एक्चुअली ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, ठीक है। तो कौन सी परंपरा के अंतर्गत उन्होंने अपनी जो भी वर्क किया है वो लिखा है? तो एक फ्रेंच, यहाँ पर एक फ्रेंच ऑथर रहे हैं जो बड़े ही सोफिस्टिकेट रहे हैं कॉमेडीज के तौर पर। तो उनका नाम था मॉलरी। क्या नाम था? मॉलरी, MOLIERE, मॉलरी। आई होप आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। My business as a classic writer of comedies is to chasten morals and ridicule. Who said? पहले तो आपको मतलब पता होना चाहिए। चेसन का मतलब होता है शुद्ध करना, पवित्र करना, शुद्ध करना। और रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है? उपहास, मजाक, उपहास। लिख लीजिएगा, ये रजिस्टर वगैरह निकाल के आप ज़रूर इनको लिख के करेंगे, याद तो याद रहेगा। बार बार वीडियो देखें और एक एक क्वेश्चन को लिख के अपने एक नोटबुक बना लिए जिसमें आप प्रैक्टिस सेट लिख लें प्रत्येक ऑथर के ऊपर, और उसको लिखना स्टार्ट करें। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट फॉर प्रैक्टिस यू नीड टू राइट। until and unless you don't write anything, it will be not in your mind. एक सुपरफिशियल होता है पढ़ना, और लिखने से वो और भी ज़्यादा हमें याद रहता है। तो प्लीज़ ट्राई टू डू दिस सो दैट एग्जाम में आपको ये चीज़ें याद रहें। तो देखिए क्या है, ये क्या कहता है क्वेश्चन, मैंने आपको समझा दिया है। किसने माय बिजनेस, तो वो कहते हैं कि मेरा जो काम है, जो मेरा बिजनेस है क्लासिक राइटर के रूप में, जो कॉमेडीज़ के तौर पे मैं करता हूँ, मेरा मतलब होता है कि मैं नैतिक, क्योंकि मोरल्स बोल रहे हैं ना, मोरल्स का मतलब क्या है? नैतिक। तो मैं लोगों को शुद्धि करूँ। कैसे? उनके नैतिकता से, मतलब वो नैतिकता को सीखें और अपने आप को शुद्धि कर लें। विथ रेडिक्यूल, एक उपहास रूप में। ऐसा नहीं कि मैं उनको ऐसा कर रहा हूँ, मजाक मजाक में मैं उनको कहीं ना कहीं नैतिक रूप से उनको क्या कर रहा हूँ? शुद्ध कर रहा हूँ। तो ये किसने कहा था? यस, ये किसने कहा था? ये भी आपको याद आ गया होगा, ये शॉ ने ही कहा था, बर्नार्ड शॉ ने। एक्चुअली कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हाउ मेनी प्लेज डिड शॉ राइट। तो शॉ ने कितने प्ले लिखे हैं, इनका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो इनके रहे हैं कम से कम 60 से ज़्यादा ही रहे हैं, मोर देन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 14th क्वेश्चन है आपका, स्टाइल इज अ सॉर्ट ऑफ मेलोडी दैट कम्स इनटू माय सेंटेंस बाय इटसेल्फ। कहते हैं स्टाइल एक तरीके की मेलोडी है, मेलोडी मतलब मधुरता है, जो अपने आप मेरे वाक्यों में अपने आप आ जाती है। If a writer says what he has to say as accurately and effectively as he can, कहता है कि यदि राइटर ये कहना चाहता है कि वो बिल्कुल सटीक जैसा वो सोच रहा है उसी प्रकार से वो लिख सके, his style will take care of itself, उसका जो लिखने का तरीका है वो उसकी कद्र करेगा। If he has a style, यदि उसको लिखने की कला होगी। तो शॉ ने यहाँ एक्सप्रेस किया है दिस ओपिनियन इन हिज नोवेल एंटाइटल्ड। अब आपको बताना है ये बात उन्होंने कौन से नोवेल में एक्सप्रेस करके बताई है। तो वो उन्होंने करी थी इमेच्योरिटी में। कौन सी थी वो? इमेच्योरिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
Man should work creatively with God to establish and preserve a paradise on earth. This is a part of शॉस. ये कौन सा पार्ट है, हिस्सा है शॉ का, जिसमें कहते हैं कि मनुष्य को काम करना चाहिए क्रिएटिवली. क्रिएटिव मतलब होता है कि उमंग से, मतलब उसको रोचक रूप से भगवान के साथ, जिससे कि वो क्या कर सके कि वो पृथ्वी को भी क्या बना सके, स्वर्ग बना सके. अगर भगवान के साथ इंसान जुड़ेगा, कुछ अच्छी चीज़ करेगा, कुछ बनाने का काम करेगा, तो वो पृथ्वी को भी क्या बना सकता है, पैराडाइज, स्वर्ग बना सकता है, और उसको उसकी संरक्षण कर सकता है. प्रिजर्व भी दिया है ना यहाँ पर. प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षण, कंजर्व. ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है शॉ का? तो अगर हम बोलें तो उन्होंने ये चीज़ लाइफ फोर्स, जो हमारा जो प्रिंसिपल है, तो इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ फोर्स, मतलब हमारे जीवन की जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में उन्होंने बात करी है, प्रिंसिपल्स के बारे में उन्होंने बात करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. 16th क्वेश्चन है आपका. Shaw was much influenced by the American author of Progress and Poverty. जो शॉ थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए एक जो अमेरिकन ऑथर भी रहे हैं, और ऑथर के साथ साथ उन्होंने ऑथर में भी प्रोग्रेस करी है और गरीबी में भी, पॉवर्टी में भी. हिज लेक्चर कन्वर्टेड हिम टू सोशलिज्म. कहते हैं कि मेरे को उनके जो लेक्चर थे, जो पाठ थे, उन्होंने मुझे एकदम सामाजिक बना दिया. हु इज़ दिस अमेरिकन ऑथर? अब आपको ये बताना है कि वो कौन से ऐसे अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने शॉ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करा कि वो एक सामाजिक हो सके. तो उनका नाम था हेनरी जॉर्ज. याद रखिएगा, हेनरी जॉर्ज. नेक्स्ट क्वेश्चन 17th आता है. गुड पीपल विल मेक गुड लॉज. गुड मतलब अच्छे लोग अच्छे कानून बनाएंगे. बट good laws passed by a few do not necessarily make a good society. कितनी अच्छी बात कही. देखिए कि अच्छे लोग अच्छे ही नियम बनाएंगे, लेकिन अच्छे लॉ जो होते हैं, अच्छे जो कानून होते हैं, ये बहुत कम लोगों के द्वारा ही संचारित किए जाते हैं. कह रहे हैं ना, पास्ट मतलब आगे लाए जाते हैं. डू नॉट नेसेसरली मेक अ गुड सोसाइटी. तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो कम लोग समाज के लिए अच्छा सोच रहे हैं वो एक समाज को बेहतर बना सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता. अगर समाज को पूरी तरीके से अच्छा बनाना है, अच्छे कानून लाने हैं, तो सभी लोगों को मिलकर इसके साथ काम करना चाहिए. ये उनका कहने का तात्पर्य है. तो ये किसने कहा था? ये भी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था. यह हमारा 17th क्वेश्चन था. अब हम चलते हैं 18th क्वेश्चन पे. 9 soldiers out of 10 are born fools who uttered. कहते हैं कि 10 में से, कहता है ना 10 में से, आउट ऑफ 10, 10 सिपाहियों में से या 10 सैनिकों में से केवल 9, जो देखा जाए तो 9 सिपाही तो क्या होते हैं, जन्म से ही बेवकूफ़ होते हैं. ये किसने बोला? कहने का मतलब है 10 टोटल सोल्जर्स हैं, ठीक है, इनमें से 9, तो 9/10 अगर हम इसका फ्रैक्शन करें तो 9/10 मतलब 10 में से 9 लोग तो बेवकूफ़ होते हैं, फूलिश होते हैं सिपाही. ये किसका कथन है? ये किसने अटर्ड किया? ये किसने बोला? तो ये बात बोली थी ब्लंट्स चेस्टली ने इन द आर्म्स एंड द मैन. किसने बोली थी? ब्लंट्स चेस्टली ने ये बात बताई थी. नेक्स्ट है, आई हैव नो एम्यूनिशन. एम्यूनिशन का मतलब क्या होता है? एम्यूनिशन का मतलब होता है गोला या बारूद. बारूद जैसे होता है बारूद, ठीक है. आई हैव नो एम्यूनिशन. व्हाट यूज आर कार्ट्रिजेस इन बैटल. कहते हैं कि मेरे पास गोला बारूद नहीं है. व्हाट यूज आर कार्ट्रिजेस इन बैटल. जो हम कार्ट्रिज भरते हैं उसका क्या यूज़ है, क्या महत्व है युद्ध में. आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इनसाइड. मैं तो इनकेस उनमें अंदर तो मैं चॉकलेट लेके जाता हूँ.
हु अटर्ड दीज वर्ड्स। आपको याद होगा मैंने जब ये बर्नार्ड शॉ पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था ये ब्लंट्स जेस्ली का है, जब वो बोलता है मैं लोगों को मारने के बजाय उनको चॉकलेट दे के उनके घावों को कम करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 20th क्वेश्चन है, यस 20th पे चलते हैं। सोल्जरिंग माय डियर मैडम is the coward's art of attacking mercilessly when you are strong। सैनिक का कार्य करना मेरी डियर मैडम, ये तो किसका काम है? डरपोकों की कला है जो बुरी तरीके से लोगों पे अटैक करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स अवे व्हेन यू आर वीक। और कीपिंग कहता है एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्म्स अवे, और आप अगर मुश्किल में हो तो उसको दूर रख देते हैं व्हेन यू आर वीक, जब तुम क्या हो? कमज़ोर हो। तो यदि कहने का मतलब ये है कि यदि, ये आपको याद होगा तो आपको पता है कि जो सर्गियस था वो यही काम करता था। जब वो मुश्किल में रहता था तब तो वो भाग जाता था, लेकिन जब वो क्या करता था, जब लोग कमज़ोर पड़ते थे तब उनके ऊपर नुकसान पहुंचाता था। तो ये कोटेशन कहा है, सर्गियस ने कहा है इन द आर्म्स एंड द मैन। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। इसके बाद मैं इसका थर्ड पार्ट भी लाऊंगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत हैं। मैं सोच रही हूँ एक ही स्लाइड में हम एक एक ऑथर से जितने क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका एक ही टाइम पे एक ऑथर से सारे एमसीक्यूज कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फीडबैक देके इसको ज़रूर बताइए हाउ इज़ इट लुकिंग। और यस, बहुत से बच्चों की कमेंट भी आया था कि एलटी के बाद लेक्चरर, यस जो लोग बच्चे लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर इंग्लिश की, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चंस, क्योंकि लेक्चरर में भी आपका आधे से ज़्यादा कोर्स इंग्लिश का यही है। बस थोड़ा डिटेल स्टडी हो जाती है तो वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हो साथ ही साथ, तो वो भी इन वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इससे रिलेटेड टॉपिक्स मिलते रहेंगे। एंड यस, आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गले की ख़राबी की वजह से थोड़ा सा वीडियो नहीं अपलोड हो पाया। आई विल ट्राई माई बेस्ट। अगर मेरा थ्रॉट ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ देन आई विल होपफुली आई विल गिव द वीडियो इन द नेक्स्ट डे, अदरवाइज इट कैन टेक अ डिले। एक दिन के बाद दे सकती हूँ मैं, पर आप अपनी तैयारी में कमी ना रखें क्योंकि वीडियोस तो आते ही रहेंगे। तो जितना अभी तक वीडियोस दिए हैं उनको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार कीजिएगा। Thanks for watching it and all the best for your upcoming exams.